वेलकम बैक टू माय चैनल फोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 25 का आगे कुछ सम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो फाइनली मैं फिर से आ गया हूँ बहुत दिनों के बाद, और वही मैं फिर कहूँगा सॉरी, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम्स ही मेरे साथ हो जा रहा है कि मैं बना नहीं पा रहा हूँ वीडियोस। तो फाइनली जो भी है, मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ एक रूम में लॉक करके। मेरे पास ज़्यादा बड़ा घर है नहीं, एक छोटा सा रूम है। उस रूम में जब कोई नहीं रहता है तब उस रूम में मैं आके बना पाता हूँ वीडियो को, लॉक करके फ़ैन वगैरह सब कुछ ऑफ करके। तो वो सब आप लोग को पहले के वीडियो से मैंने बताया, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बस कुछ बच्चे थे कमेंट में बोल रहे थे, मतलब कि एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि एप्लीकेशन जो चैप्टर के अंदर जो एप्लीकेशन दिया रहता है एग्जाम्पल्स के अंदर में वो सब। तो आप लोग इतना जान लो कि अभी तो नहीं मैं बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरे को पहले चैप्टर्स कवर करना है। चैप्टर्स कवर करने के बाद एट लास्ट में वो सब चीज़ को कवर करूंगा। ये नहीं मैं कर रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा, मेरा भी ये प्लान था कि उस चीज़ को मैं करूँ, लेकिन थोड़े समय के बाद एटलीस्ट कम से कम ऐसा चैप्टर हो जाए चैनल के ऊपर कि कोई भी चैनल पे आए चेक करने के लिए तो उसको चैप्टर्स अधिकतर मिल पाए, ठीक है, कि उनको हेल्प मिल पाए। कि ऐसा ना हो कि किसी को ऐसा चैप्टर चाहिए, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कोई चैप्टर ढूंढने के लिए आ रहा है और मेरे चैनल पे वो चैप्टर है ही नहीं, तो क्या होगा कि वो चैनल पे फिर आएगा ही नहीं ना, फिर उसको हेल्प मिल ही नहीं पाएगा मेरे चैनल से, तो फिर मेरा मेहनत करने का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि पहले मैं चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जितना भी एडिशनल नॉलेजेस होगा, एडिशनल चीज़ होगा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं करवाऊंगा। जैसा कि अभी आप लोग एक आवाज़ सुने होंगे, वो आवाज़ के मेरे गेट पे कोई खड़ा था, मतलब डोर नॉक कर रहा था, तो आप लोग समझ सकते हो किस हिसाब से मेरे को बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी होता है। तो ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सम्स पढ़ते हैं 11 नंबर का। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ 5 स्टोरीड बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ मॉन्यूमेंट एंड that angle of depression of the foot of the monument are 60 degree and 30 degree respectively. If the height of building is 16 meter, let us write by calculating the height of monument and distance of the building from the monument. बोला ये गया है कि एक 5 तल्ला का बिल्डिंग है, उस 5 तल्ला के बिल्डिंग पे हम लोग खड़ा होके सामने में एक मॉन्यूमेंट है। जब हम लोग मॉन्यूमेंट के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री का। जब हम लोग उसी मॉन्यूमेंट पे उसी पॉइंट पे खड़ा होके, जहां से हम लोग ऊपर देख रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम लोग नीचे देख रहे हैं मॉन्यूमेंट का, तो वहां पे क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये बोला गया है कि जो बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हैं उस बिल्डिंग का हाइट बताया गया है 16 मीटर का है, और ये बोला गया है कि अब मॉन्यूमेंट का हाइट कितना होगा ये बताना है हम लोग को, और मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है इसको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग पेज पे देखो अब किस हिसाब से हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। ये रहा मेरा ए बी, जो मेरा होगा 5 स्टोरेड बिल्डिंग, और उसके सामने बोला गया था मॉन्यूमेंट, तो एक मॉन्यूमेंट हम लोग बना लेंगे जो मेरा होगा सी डी, ठीक है। अब ये बोला गया था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं कैसे बनाना है इस चीज को मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले क्या बोला गया, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बना लिए, इसके सामने क्या बोला गया है, एक मॉन्यूमेंट है, एक मॉन्यूमेंट बना लिए, ठीक है। ये क्या रहेगा, एक लैंड पे रहेगा, तो एक लाइन हम लोग ऐसे बना लेंगे अपने लिए, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इस जगह पे खड़ा होकर जब हम लोग ऊपर देखे हैं तो यहाँ पे क्या बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। तो एंगल दिखाने के लिए एंगल किस में बनता है, एक हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन में बनता है, तो एक हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लेंगे हम लोग, और 60 डिग्री बोला गया तो इसको मार्क कर लिया हम लोग 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद बोला गया इसी पॉइंट पे खड़ा होकर जब हम लोग इस मॉन्यूमेंट का फुट को देख रहे हैं, नीचे वाला पोर्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने का बात हो रहा है तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इस हिसाब से मान लेंगे ए बी सी डी, कुछ भी आप लोग मान सकते हो, मैंने जो यहाँ पे माना है उस हिसाब से आप लोग अभी मानो, आप लोग अपने हिसाब से मान सकते हो। जो जो बताया गया है वो चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब बोला ये गया है कि ये जो सी डी है मॉन्यूमेंट का हाइट वो बताओ, और बी और डी के बीच में, यानी कि बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट के बीच में कितना, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ये बताना है, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे पहले वो देख लेते हैं। लेट ए बी इज द 5 स्टोरेड बिल्डिंग एंड सी डी इज द मॉन्यूमेंट। इसके बाद जाके जो जो चीज हम लोग को इससे इन्फॉर्मेशन मिल गया इस डायग्राम के अंदर में से उसको लिखेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, दिस ए ई इज इक्वल टू बी डी, मतलब कि ये जो लाइन है ए ई ये बी डी के इक्वल होगा, ठीक है। इसी हिसाब से ए बी इक्वल टू ई डी, राइट, ए बी इज इक्वल टू ई डी, ये सब पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे जाकर ये एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग को दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से कि ये ए ई और ये बी डी और ये ए बी और ये ई डी इक्वल होगा एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसके बाद जाके क्या करना है कि एक एंगल क्या दिख रहा था हम लोग को यहाँ पे, ई ए डी, ये अपना क्या है, एक तरह से
एंगल ऑफ डिप्रेशन था, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन तो सम कर नहीं सकते, हम लोग को यहाँ पे एक लेना पड़ेगा अल्टरनेट एंगल। मैंने ये करा के बता दिया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कितना बन गया था 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा क्या होगा EAD, ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ADB। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख के रखा है ADB, ये DB है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ADB इज इक्वल टू एंगल EAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है। ये सब चीज मैंने सम्स नंबर 10 बताया था, तो बता दिया था। यदि आप लोग पुराना वीडियो देख रहे हो, मतलब लाइन बाय देख रहे हो, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने करवाया था, ये कैसे बताया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यह क्या करना है कि अपने को क्या बताना है, यहाँ पे मॉन्यूमेंट का हाइट बताना था और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना था। तो हम लोग क्या, एक चीज आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे कि मॉन्यूमेंट मेरा क्या है, C से लेके D तक है, जिसमें से मेरा इसमें दो पार्ट है, एक तो मेरा CE है और एक DE है। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख सकते हैं, वो ये होगा CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या पता है, ED का लेंथ पहले से पता है। क्यों, क्योंकि AB का इक्वल है ये, ठीक है। तो AB कितना था 16 मीटर, तो ED कितना होगा 16 मीटर, यानी कि ये पोर्शन का हमको पता चल चुका है। अब क्या पता करना है, ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए यदि हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस लगा के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कंडीशन होता था, 3 चीज रहता था ना, एक एंगल और 2 साइड्स होता था, ठीक है। इसमें अपने को एक एंगल तो बता दिया गया, लेकिन 2 साइड में से एक भी साइड नहीं बताया गया। एटलीस्ट एक साइड अपने को पता होना चाहिए, तो ही हम लोग दूसरा निकाल पाएंगे। तब लोग क्या करना होगा, इन दोनों में से कोई भी, इसमें से या इसमें से कोई भी एक हाइट को निकालना होगा, मतलब साइड को निकालना होगा, ठीक है। तो अपने क्या करना है, ये वाला साइड को निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, ये आप लोग को देखना है। तो पहले क्या करना होगा, यहां देखेंगे हम लोग ADB, ये भी एक राइट एंगल बन गया। यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल है, इसके हेल्प से ये लाइन और ये एंगल के हेल्प से हम लोग BD का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। जब BD का लेंथ निकालेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो अपने को क्या हो गया कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल था उसमें एक साइड का लेंथ पता चल जाएगा, तो ये भी निकाल लेंगे हम लोग। और जैसे हम लोग BD निकालेंगे तो अपना एक आंसर एक्चुअल में आ चुका हुआ रहेगा। वो क्या था क्वेश्चन, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना था वो बताना था, वही मेरा क्या था, BD था, ठीक है। इतना तक समझ में आया। हम लोग सम्स को करते हैं। यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD then 30 इज इक्वल टू AB बाई BD, AB बाई BD। P बाई B क्या होता है अपना 10 होता है, एंगल कितना दिया हुआ 30 दिया, तो 10 30 इज इक्वल टू AB बाई BD। 10 30 का वैल्यू 1/√3, इसके बाद AB का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 16, BD अपने को निकालना है, तो BD रखी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो BD इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 16√3 मीटर, यानी कि ये 16√3 मीटर होगा। तो यहाँ से अपने को ये भी पता चल गया कि AE इज इक्वल टू 16√3, क्योंकि AE इज इक्वल टू BD था, हम लोग पहले लिख के रख चुके हैं। एक आंसर अपने को यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। अब जाके दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए क्या मैंने बताया था कि ये था क्या, अपना मॉन्यूमेंट का हाइट बताना था, ये वाला पोर्शन का हाइट बताना, जिसमें से अपने को ये पता है, ये निकालना है, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कैसे अपने को करना है। यहाँ पे क्या था कि ये चीज अपने को पता चल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन राइट एंगल ट्राइंगल CEA, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, अब 1060 इज इक्वल टू CE बाई AE। 1060 क्यों हम लोग ले रहे हैं, आप लोग वो देखो, क्या अपने को पता है, AE पता है, AE क्या है, बेस पता है अपने को पहले से, और निकालना क्या है अपने को, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि P और B का पेयर बन रहा है। तो P बाई B क्या होता है 10 होता है, और वैल्यू कितना दिया एंगल का 60। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1060 इज इक्वल टू CE, मतलब P बाई B AE, ठीक है। इसके बाद जाके अपने को AE का वैल्यू पता था, तो यहाँ लिखे 16√3, 1060 का वैल्यू होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ, सीधे मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, CE इज इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है। CE का वैल्यू अपने को पता चल गया, यानी कि ये जो पोर्शन था इसका अपने को वैल्यू पता चल चुका है। अब जाके हम लोग क्या करना है कि आंसर, फाइनल आंसर लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट इज 16√3, ठीक है। पहला आंसर ये रहा। दूसरा आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, एंड द हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट इज इक्वल टू CD। CD इज इक्वल टू व्हाट, CE प्लस ED। यहाँ देख सकते हैं हम लोग CD मेरा ये पूरा है, CE और ED को मिला के ये पूरा CD हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CE प्लस ED। CE का वैल्यू अपने निकाले अभी 48 डिग्री, ED का वैल्यू क्वेश्चन में ही हम लोग को मिल चुका था, दोनों को ऐड किया, अपना आ गया 64 मीटर, और यही होगा अपना आंसर।
तो अब जाके हम लोग 12 नंबर सम्स को करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आई एम फ्लाइंग अ काइट हैविंग अ लेंथ ऑफ 250 मीटर्स व्हेन द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इन ईच केस व्हाट इज द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम मी। Let us find in which of the two cases will be the height be at the greater height from the other। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम लोग एक पतंग उड़ा रहे हैं जिसका थ्रेड का लेंथ बताया गया 250 मीटर का है। अब क्या हुआ कि पहले केस में क्या हुआ कि हम लोग उसको उड़ा रहे हैं 60 डिग्री पे, और सेकंड केस में क्या हुआ कि उसको हम लोग उड़ा रहे हैं 45 डिग्री पे। क्वेश्चन ये बोला गया है कि इन दोनों केसेस में जब 60 डिग्री पे था तो उसका हाइट कितना था, पतंग का हाइट जमीन से कितना था, और 45 डिग्री पे उसका जमीन से हाइट कितना पे था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों केसेस में। और उसके बाद ये पता करने के लिए बोला गया है कि कौन सा ज्यादा हाइट पे था, 60 डिग्री वाला था या 45 डिग्री वाला ज्यादा हाइट था। तो हम लोग जब वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने यहां से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ज्यादा वैल्यू पे, मतलब कौन सा ज्यादा हाइट पे था। तो पहले इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे ड्राइंग बनाने में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ड्राइंग को इग्नोर करते हैं फिलहाल। मिस्टेक क्या किया आप लोग एक बार देख सकते हो। मिस्टेक ये हुआ है कि 60 डिग्री यदि ये है तो 45 डिग्री लगभग इस तरह से होगा। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ होगा, बोलने का मतलब ये है। तो इसमें ज़्यादा हाइट होगा, इसमें कम हाइट होगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा उल्टा बना दिया। तो वो चीज़ को थोड़ा आप लोग इग्नोर करते थे। वैसे भी आप लोग यदि डायग्राम बनाते हो एग्जाम में भी इस तरह से, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप लोग का जो आंसर आएगा उसको चेक किया जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, बस एक चीज़ होता है कि सेंस के साथ बनाना चाहिए, तो वो चीज़ के लिए ये आप लोग फॉलो कर लेना। ये थोड़ा सा जल्दी में मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाए। दोनों ट्रायंगल में क्या था, मतलब दोनों केसेस में क्या था, 250 मीटर का थ्रेड है, उसको चेंज नहीं किया गया। चेंज क्या किया गया है कि पहले इस हाइट पे उड़ाया जा रहा था, यानी कि इस एंगल पे उड़ाया जा रहा था। बाद में क्या किया गया, उसका एंगल को घटा के 45 लेके चला गया। तो अब जाके क्या बोला गया कि किसमें कितना हाइट होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे लिखे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पे अपने को एक साइड पता है, एक एंगल पता है, इन दोनों के हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता है अपने को, हाइपोटेनस पता है। AC अपना क्या, हाइपोटेनस निकालना है, क्या है, परपेंडिकुलर। तो P और H का पेयर को क्या बनाते हैं हम लोग, P/B यानी कि साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB/AC। AB क्या है अपना P है, और ये क्या है AC H। तो ये रहा P/H, मिल गया। इसके बाद जाके इसका वैल्यू किसका पता अपने को, AC का वैल्यू यहाँ पता है। तो AC का वैल्यू पुट किए, साइन 60 का वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद AB इज इक्वल टू अपना आएगा 125 √3 मीटर। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग सेकंड केस में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिए हैं XYZ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन राइट एंगल ट्राइंगल XYZ। यहाँ पे अपने को देखेंगे, यहाँ पे क्या निकालना है, ये चीज निकालना है। तो ये क्या है अपना परपेंडिकुलर है, दिया क्या है अपना हाइपोटेनस दिया हुआ। तो P और H यानी कि यहाँ पे भी साइन थीटा होगा। तो साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिया हम लोग, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू XY/XZ। ठीक है, ये चीज लेने के बाद अपने को XZ का वैल्यू अपने को पता था, इसलिए यहाँ पे लिखे 250। और इसके बाद जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपना कुछ इस तरह से आएगा, XY इज इक्वल टू 250/√2। इसके बाद इसको रेशनलाइज करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे XY इज इक्वल टू क्या अपने को मिल जाएगा, 125√2। ठीक है, तो अपने को क्या पता चल गया, इस केस का हाइट पता चल गया और इस केस का हाइट पता चल गया। यहाँ पे क्या आया था, फर्स्ट केस में 125√3, सेकंड केस में क्या आया है 125√2। अब ये यहाँ से पता करना है कि कौन से केस में ज्यादा हाइट पे काइट था। यदि आप लोग गौर से देखो, ये चीज मेरा क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.732। ठीक है, मे भी आप लोग को याद ना हो, मेरे को याद है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका वैल्यू क्या होता है 1.414। तो क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें कौन सा वैल्यू ज्यादा आ रहा है, नहीं, हम लोग कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि जब हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा हो नहीं है, इसमें तो कोई बच्चा ही बता ही सकता है। यहाँ पे उतना कुछ हार्ड चीज है नहीं, बस आप लोग √3 यहाँ पे बड़ा वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही ज्यादा वैल्यू आएगा इसका। तो इसमें से कौन सा ज्यादा हाइट पे अपना दिख रहा है, 60 डिग्री पे है। इस समय मैंने यहाँ पे बताया था डायग्राम बना के कि ये चीज, ये केस में क्या होगा कि बड़ा होने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो उस हिसाब से आप लोग करके देख सकते हो किस हिसाब से हुआ। और यदि ये नहीं समझ में आया है, ये सम्स होगा, फिर से शुरू से देखो, इस सम्स को पक्का समझ में आएगा। बहुत ही ईजी सम है, थोड़ा सा सिर्फ सोचने का बात है।
तो अब जाके हम लोग को 13 नंबर सम्स करना है। तो पहले मैं आप लोगों को सम्स पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता हूँ क्या बताया गया है, क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। अ पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन ऑब्जर्व्स दैट हावड़ा स्टेशन इज वन साइड ऑफ द प्लेन एंड शहीद मीनार इज जस्ट ऑन द अदर साइड। एक पैसेंजर है, वो एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा है और ऊपर से वो जब नीचे खिड़की की तरफ देख रहा था तो क्या हुआ कि एक तरफ में उसका हावड़ा स्टेशन दिख रहा था और दूसरे तरफ में क्या दिख रहा था, उसको शहीद मीनार दिख रहा था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार फ्रॉम द पैसेंजर ऑफ एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब जाके ये बोला गया, जब वो एरोप्लेन से हावड़ा स्टेशन की तरफ देख रहा था तो उस समय उसका क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन गया था, 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, मैंने पहले बताया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पहले ही बता दिया गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होगा हावड़ा ब्रिज के, हावड़ा स्टेशन के साथ में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन शहीद मीनार के साथ में क्या होने वाला है, 30 डिग्री का होने वाला है। ये चीज बता दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द एरोप्लेन इज एट द हाइट ऑफ 545 √3 मीटर एट अ टाइम, लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। बोला ये गया है कि यदि वो एरोप्लेन उस समय पे 545 डिग्री 45 √3 मीटर पे है तो उस समय पे हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच में दूरी कितना है ये बताना। उस समय नहीं, मतलब हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच में क्या दूरी है ये बताना है। उस समय जो मतलब एट दैट टाइम एरोप्लेन का हाइट बता दिया गया अपने को 545 √3 था। ठीक है, मीटर में। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको डायग्राम से पहले बना के समझेंगे। तो क्या बोला गया कि एक एरोप्लेन में एक पैसेंजर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये रहा मेरा पैसेंजर। ठीक है, अब क्या बोला गया कि एक तरफ में मेरा हावड़ा स्टेशन है और एक तरफ में मेरा क्या है, शहीद मीनार। तो हावड़ा स्टेशन को H से दिखा रहे हैं, शहीद मीनार को S से दिखा रहे हैं। अब ये यहां से जब यहां देखा था ये, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनता है, ये आप लोग जानते हो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया था उस समय, 60 डिग्री बन गया था। ठीक है, और वही बंदा जब ये शहीद मीनार की तरफ देख रहा था उसी समय पे, तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया था, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया था। और ये बताया गया क्वेश्चन में, जब ये चीज हो रहा था, जब ये एक बार हावड़ा स्टेशन में देखा, शहीद मीनार पे देखा, तो उस समय प्लेन का हाइट कितना था, 545 √3। अब बोला ये गया है कि हावड़ा स्टेशन से लेके शहीद मीनार के बीच में कितना दूरी है, इसको बताना है अपने को। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये चीज को बताना है। तो अपने क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स का नाम रख लेंगे यहाँ पे। तो मैंने जिस हिसाब से सम्स बनाया उस हिसाब से मैं यहाँ पे पॉइंट रख ले रहा हूँ। इसके बाद जाके क्या करना है, यदि आप लोग गौर से देखो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब जाके यदि पर्टिकुलर आप लोग क्या क्वेश्चन निकालना है इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब यदि आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे क्या है, 2 ट्राइंगल बन रहा है। एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है जहां पे अपने को क्या पता है, ये वाला हाइट पता है और ये चीज निकालना है। एक एंगल और एक हाइट दिया हुआ है, उस इन दोनों के हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे। और यदि हम लोग इस तरफ में फिर से देखें तो वही लाइन यहाँ पे भी है, ये लाइन और ये एक एंगल दिया, तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे। जब हमको HP पता चल जाएगा, PS पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से अपने को क्या पता चल जाएगा, पूरा HS का लेंथ पता चल जाएगा। समझ में कितना ईजी सम है। सिर्फ प्रॉब्लम कहां तक था, ड्राइंग बनाने में। एक बार ड्राइंग बन जाएगा, सम सपना हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पे अपने को देखना है ये लेट द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार भी HS। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मेरा HS है। ठीक है, तो HS इक्वल टू मेरा क्या होगा, HP और PS। इन दोनों को ऐड करने पर तो यहाँ लिखेंगे HP + PS। इसके बाद जाके जो हम लोग अल्टरनेट एंगल बनाए थे उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देंगे। XOH इज इक्वल टू OHP। दिख रहा है आप लोग को, XOH इज इक्वल टू OHP। XOH OHP। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है। उसी हिसाब से यहाँ पे YOS OSP, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों एक दूसरे का एंगल इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अब जाके अपने को क्या करना है कि पहला ट्राइंगल को गौर करना है। यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPH
पी एच, यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया है P, ये वैल्यू निकालना है अपने को B, तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, तो 1060 इज इक्वल टू ये OP बाई PH। यहाँ पे जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PH का वैल्यू यानी कि ये पोर्शन का वैल्यू अपने को पता चल जाएगा 545 मीटर। ठीक है, इसके बाद जाके दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे है अपना, इसमें अपना ट्राइंगल का नाम क्या है OPS, ये रहा अपना ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल OPS, then 30 इज इक्वल टू OP बाई PS। अब OP बाई PS क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेरा P रहा, ये मेरे को दिया हुआ है, ये निकालना है, ये रहा B, तो P और B का कॉम्बिनेशन को 10 लिखते हैं हम लोग, तो 1030 इज इक्वल टू OP बाई PS, OP बाई PS। इसके बाद जाके जिसका वैल्यू अपने को पता है, यहाँ पे ये वैल्यू रहा पता है, तो यहाँ लिखे 1/√3। इसके बाद जाके ये OP का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जो दिया हुआ था अपने को इस जगह पे। इसके बाद जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपने को PS का भी वैल्यू पता चल जाएगा। इसके बाद अपने को PS का वैल्यू पता चल गया, HP का वैल्यू पता चल गया, निकालना क्या था, HS का वैल्यू निकालना था, ये रहा HP, ये रहा PS। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार इज इक्वल टू HS इज इक्वल टू HP प्लस PS। यहाँ पे PH था, HP लिखे या PH लिखे, बात वही होने वाला है, तो ये वैल्यू यहाँ लिखे, ये वैल्यू यहाँ लिखे, ऐड किए, अपना ऐड करने पे आया 2180 मीटर, और यही होगा अपना आंसर। तो अब जाके हम लोग 14 नंबर सम्स को करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ फ्लैग एट द रूफ ऑफ 3-storied बिल्डिंग इज 3.3 मीटर। एक 3 तल्ला का बिल्डिंग है, उसके छत पे एक झंडा लगाया हुआ है और उस झंडा का लेंथ बताया गया है कि 3.3 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द फ्लैग पोस्ट आर 50 डिग्री एंड 45 डिग्री। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ 3-storied बिल्डिंग। ब्रैकेट में दिया हुआ है लेट 1045 इज इक्वल 1050 डिग्री इज इक्वल टू 1.129। ठीक है तो वहाँ पे वो चीज़ को बाद में देखते हैं हम लोग, मतलब जो ब्रैकेट में दिया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या बोला गया है। तो आप लोग कॉपी पे देखो अब ये रहा मेरा जो BC जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये होगा मेरा क्या, बिल्डिंग। ठीक है, ये चीज़ मेरा क्या है, 3-storied बिल्डिंग मेरा ये है, यानी कि 3 तल्ला का बिल्डिंग ये, और इसके ऊपर क्या बोला गया, एक झंडा लगाया गया है, वो झंडा का लेंथ बताया गया था 3.3 मीटर। तो मेरा वो झंडा क्या होगा, मतलब झंडा का फ्लैग पोस्ट, फ्लैग ये रहा, ये फ्लैग पोस्ट होता है और उस पर फ्लैग लगा हुआ ये रहा। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ जो भी है फिलहाल, तो ये अपना होगा फ्लैग पोस्ट। तो इसका लेंथ बता दिया गया है 3.3। अब क्या बोला गया है कि रोड पे हम एक जगह पे खड़े हैं और वहां से क्या हुआ कि यहाँ पे जब देख रहे हैं फ्लैग पोस्ट का फुट पे जब देख रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। जब हम लोग उसके टॉप पे देख रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 50 डिग्री का। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में बोला गया है। और क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है कि ये जो बिल्डिंग है अपना BC, इसका हाइट कितना होगा, यानी कि ये हाइट बता दिया गया है और ये हाइट को पूछा गया है। और इसके साथ में एक चीज ये बताया गया है कि 1050 डिग्री का एंगल क्या होता है, 1050 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये। तो इसको लिख के हम लोग रख लेते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, लेट AB इज द फ्लैग पोस्ट, अपना AB फ्लैग पोस्ट है, एंड BC इज द 3-storied बिल्डिंग। BC जो अपना होगा 3-storied बिल्डिंग होने वाला है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे लिखने के बाद अपने क्या करना है, अब आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा पोर्शन है AC, इसका वैल्यू में 2 चीज आ रहा है, AB और BC, तो इन दोनों को ऐड करने पे ये पूरा AC बन रहा है। इसको हम लोग लिख लिए, यहाँ वैल्यू भी अपना पुट कर दिए कि अपना AB का वैल्यू पता है यहाँ पे 3.3 है, वो चीज अपने पुट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अपने लिखेंगे यहाँ पे इन वाइट एंगल ट्राइंगल BCD, इन वाइट एंगल ट्राइंगल BCD। अब बात यहाँ पे ये आ रहा है कि हम लोग पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिए, यही ट्रायंगल क्यों लिया। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि छोटा ही ट्रायंगल मैंने क्यों लिया है BCD वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया जहाँ 50 डिग्री का एंगल बन गया है। तो एक चीज़ आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये क्या है, मेरा 45 डिग्री यहाँ पे बन गया है। और आप लोग यदि गौर से देखो, यदि सोचो इस बारे में, तो 45 डिग्री का वैल्यू अपने को पता होता है। पता किसका किसका होता है, 0 का, 30 का, 60 का, 45 का और 90 का। ये 4-5 वैल्यू अपने को पता है, 50 का वैल्यू पता नहीं है। तो यदि हम लोग 50 का वैल्यू दिया है, आई मीन ये ठीक है कि दिया हुआ, ठीक है, हम लोग इसका भी बात नहीं करेंगे, दिया हुआ। ये क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, बहुत ही डेसिमल वाला वैल्यू है, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा। और यदि आप लोग यदि इस चीज़ को गौर से देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में पूछा गया है, ये चीज़ के बारे में पूछा गया है।
परपेंडिकुलर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जब परपेंडिकुलर और मोस्ट ऑफ द टाइम यदि हम लोग सम्स करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि 10 को ही हम लोग यूज करते हैं। 10 को इसमें क्यों यूज करेंगे ये चीज यदि आप लोग को बता दो पहले ही कि यहाँ पे एक वैल्यू क्या दिया गया है, 1045 का ही वैल्यू दिया गया, यानी कि सम्स को अपने को क्या करना होगा, 1045 में ही कहीं ना कहीं करना है, सॉरी 1050 और 1045 में ही करना है। ठीक है, तो हम लोग यदि 1045 का बात करें तो क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, एक बहुत ही सिंपल वैल्यू है। 1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल चीज है। तो उस समय क्या होगा, ये चीज इजी होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले छोटा वाला एंगल ले रहे हैं BCD, वहां पे लेंगे 1045। ठीक है, 1045 जब ले लिया तो P और B को ही लेना है, तो P क्या हुआ मेरा BC, B क्या हो गया मेरा CD, तो P बाई B यहां रखे। इसके बाद जाके वैल्यू तो किसी का नहीं पता, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिए, बस 1045 इक्वल टू 1 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD इज इक्वल टू BC अपने को मिल गया। तो एक ट्राइंगल के हेल्प से अपने को क्या मिल गया, CD इज इक्वल टू BC अपने को पता चल गया। अब क्या करना है, दूसरा ट्राइंगल के हिसाब से देखना क्या मिल रहा है अपने को। तो दूसरा ट्राइंगल क्या था, ACD, यहां पे लिए इन वाइट ट्राइंगल ACD 1050 इज इक्वल टू AC बाई CD। AC अपना क्या है P और CD क्या था B, इस चीज को अपने को ले लिए। लेने के बाद क्या किया अपने को, AC का वैल्यू पता था 3.3 प्लस BC, तो AC इज इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग, 3.3 प्लस BC, ये लिख दिए। अब हम लोग क्या एक चीज निकाल लिए थे, यहाँ पे CD का वैल्यू निकाले थे इन टर्म्स ऑफ BC, तो यहाँ पे CD को हटा देंगे, BC रख लेंगे। आप क्यों रखेंगे इस चीज को मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो, एक इक्वेशन के अंदर में हम लोग तभी वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब कि जैसे कि एक इक्वेशन है, मान लेते हैं 1045 का वैल्यू ये रहा और यहाँ पे ये x है और ये y है। हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग लाइक इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो किसी का वैल्यू नहीं पता चल पाएगा अपने, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, एक x और एक y है। यदि अपने को ये बता दिया गया कि x इज इक्वल टू वाई, तो अपने क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे यहाँ पे। तो फाइनली मतलब एक चीज तो यहाँ नहीं करना है क्योंकि ये कट जाएगा, ये चीज आप लोग मैं से समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक इक्वेशन के अंदर तभी हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे जब उसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा। तो यहां पे अपने क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग AC को वैल्यू पुट किए 3.3 प्लस BC, तो यहां पे क्या हो जाता, 3.3 प्लस BC बाई CD, कुछ इस तरह से होता। तो क्या होता, दो अलग अलग वेरिएबल होता। ठीक है, लेकिन जब अपने को पता है कि हम लोग को एक ही वेरिएबल रखना है तो ही हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे, और ये भी चीज पता है कि BC इज इक्वल टू CD है और CD इज इक्वल टू BC है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक चीज को चेंज कर देंगे। या तो हम लोग 3.3 प्लस CD प्लस CD ले लेंगे, ठीक है, ये सेम रखे, और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, 3.3 प्लस BC, ये CD को चेंज करके BC में कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यही चीज किया है, ये CD को चेंज करके BC कर दिया। क्यों BC किया, क्योंकि अपने को BC बिल्डिंग का लेंथ ही पता करना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट CD को चेंज करके BC कर दिया। इसके बाद जाके बस यहाँ पे ये चेंज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इधर लाए, माइनस करने पे ये आया। इसके बाद जाके ये 0.192 इसको रख के नीचे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज आएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं समझाने वाला यहाँ पे, बस आप लोग ये देख लो, यहाँ कैलकुलेट करने पे यहाँ पे आएगा 17.91, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, समथिंग वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आएगा, यहाँ पे शायद 6 या 5 कुछ आएगा। तो इसके बाद हम लोग इसको अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे 17.19 मीटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का जो सम्स होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा किसी भी सम्स में तो पूछने का तरीका मैंने बताया ही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, पेज, सबका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग फॉलो करो, लाइक करो, या कर ही नहीं रहे आप लोग फॉलो, मैं तो हर वीडियो में बोल रहा हूँ। और ना तो कोई किसी का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, क्वेश्चन वगैरह बहुत कम। अब एक दो जन पूछा तो मैंने हेल्प भी किया, बाकी अब कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, लेकिन मैं तो अपना काम करूँगा ही। तो फिलहाल यही बोलना है कि जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, यदि कमेंट पॉसिबल है बता दूंगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ कि उसमें ज़्यादा बताना है तो इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप लोग मेरे को मैसेज करो, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग चेक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।